आज हम थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। The sun's most prominent feature in our solar system, the sun's greatest energy release is the result of elaborated chemical process in the sun core, a process of thermal nuclear fusion। ठीक। अगर मैं फ्यूजन की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि एक एटम दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूट रहा है ना। अगर फ्यूजन की बात करूं तो क्या होगा, ये दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में क्या हो रहे हैं, एक एटम में बंध रहे हैं, है ना। ये जुड़ रहे हैं, आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस दैट ऑकर व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू मेक अ लार्ज एटम। ये छोटे एटम मिलकर एक लार्ज एटम बना रहे हैं, है ना। एंड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी इज रेडिएंट फ्रॉम सन। रेडिएंट एनर्जी हर डायरेक्शन में रिलीज हो रही है और एक स्मॉल अमाउंट कहाँ आ रहा है, अर्थ के ऊपर आ रहा है। ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द सन आउटर विजिबल लेयर इज कॉल्ड द फोटो centigrade. The solar energy is created deep within the core of the sun, है ना। कहाँ से होगी, डीप से एनर्जी रिलीज होगी, क्रिएट होगी। इट इज हियर दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सो इंटेंस दैट न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस। ये बहुत इंटेंस होगा और न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें होगा, है ना। टेम्परेचर और प्रेशर इसके अंदर बहुत ज्यादा होगा। दिस रिएक्शन कॉजेज फोर photons or hydrogen nuclei to fuse together to form one alpha particle और helium nucleus। देखते हैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में कैसे रिएक्शन इसका देखते हैं, ये कैसे एक बड़ा एटम बना रहा है। ये आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, मैं इसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ये फ्यूजन का प्रोसेस इसने दिखाया है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई ली इसने चार, है ना। यहाँ ये हीलियम न्यूक्लियस बना और यहाँ पॉजिट्रॉन्स बन गया, है ना। और फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है। इस सारे प्रोसेस में यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। इसको हम फ्यूजन बोल रहे हैं, जबकि फ्यूजन में उल्टा होता है इसका। अब सोलर रेडिएशन की बात करेंगे। सोलर रेडिएशन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द सन। इज न्यूक्लियर फ्यूजन में जो प्रोसेस हो रहा है, सारा प्रोसेस हो रहा है, इसके दौरान क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन इमिटेड होंगे। ठीक। द रेडिएशन कैन कन्वर्टेड अ यूजफुल फॉर द एनर्जी। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल एनर्जी के लिए। द इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन इमिटेड बाय द सन शोज अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। ये एक वाइड रेंज दिखाएगा वेवलेंथ की। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ मेजर रीजन। अभी हम डिवाइड करके देखेंगे कौन कौन सी वेवलेंथ होती है, कैसे कैसे होती है। आयोनाइज रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइज आयोनाइजिंग रेडिएशंस, वो सारे अभी देखते हैं हम, है ना। यूवी आ रहे हैं, विजुअल है, इंफ्रारेड है, रेडिएशंस है, इसमें एक्सरेज, गामा रेज, ये सारी चीजें आती हैं आयोनाइजिंग में। ठीक। आयोनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, वो वेवलेंथ फॉर एग्जांपल एक्स रेज है, तो ये आयोनाइजिंग रेज है। ये अगर किसी एटम पे पड़ रही है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को वहां से रिमूव कर दे, है ना। बात समझ में आ रही है, तो उसको मैं आयोनाइजिंग रेडिएशन बोल रहा हूँ। जबकि नॉन आयोनाइजिंग में ऐसा नहीं होगा, वो कोशिश करेगा बट रिमूव नहीं कर पाएगा उस आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को एटम से। द हाईली इंजर्स आयोनाइजिंग रेडिएशन डज नॉट पेनिट्रेटेड द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये अर्थ एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट नहीं होती। अब ये फिगर की हेल्प से हम समझते हैं यहाँ क्या हो रहा है।
ये सोलर से कुछ रेडिएशंस आई, ये तो कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई, कुछ बिखर गई, है ना, कुछ इस क्लाउड के थ्रू एब्जॉर्ब हो गई, है ना, ये डायरेक्ट कुछ सन के पास आ गई, सन ये अर्थ के पास आ गई, है ना, सन से सीधे अर्थ में आई, अर्थ ने कुछ एब्जॉर्ब करी, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर दी। ठीक। ये अगर अप्रोक्सीमेट मैं परसेंटेज देखूं तो ये परसेंटेज दिखाई गई है, जैसे ये आई 51 एब्जॉर्ब हो गई अर्थ सरफेस के थ्रू, है ना, 51%। अब इसमें 90% एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली, क्लाउड ने एब्जॉर्ब कर ली, है ना, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई एटमॉस्फेयर से, ये देखो 6%। ये कुछ ये क्लाउड ने एब्जॉर्ब करी, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर दी 20%। कुछ एब्जॉर्ब यहाँ हुई और ये 4% रिफ्लेक्ट हो गई अर्थ से, है ना। तो टोटल अप्रोक्सीमेट डाटा अगर मैं देखूं तो 51% एब्जॉर्ब हो रही है अर्थ में। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जैसे कि हम रेंज की बात कर रहे थे, वो देखते हैं सोलर रेडिएशन कैसे कैसे होते हैं ना। ये फर्स्ट अगर मैं देखूं तो इनविजिबल रेंज, इनविजिबल रेंज है ये। तो इसमें 100 से 400 तक आ रही हैं। ये कौन सी है? अल्ट्रा वायलेट रेजेस। अगर 400 के बाद मैं यहाँ 700 तक जाऊं तो यहाँ देखो वॉलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारी आ रही है। ये विजुअल रेंज है ना, ये विजुअल रेंज के अंदर आ रही है, ये दिखेंगी हमें। फिर दोबारा अगर मैं इससे ऊपर पहुंच जाऊंगा 700 से, तो ये कहाँ पहुंच जाएंगी? 14,000 तक। तो ये इनविजुअल रेंज में दोबारा आ जाएंगी, या इससे ऊपर जाती हैं तो फिर इनविजिबल हो जाएंगी। ये वेवलेंथ नैनोमीटर में हमने बताई है ना, ये नैनोमीटर का डाटा सारा हमने ले रखा है। वेवलेंथ को किस में मेजर करेंगे? नैनोमीटर में। 10⁻⁻⁹। अब ये सोलर रेडिएशन के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे दोबारा। एज द सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोसफेयर, सम ऑफ इट एब्जॉर्ब, scattered and reflected by air molecule, water vapor, clouds, dust and pollutants. This is called diffuser solar radiation. वो जैसा कि अभी हमने देखा, कुछ एब्जॉर्ब हो रही हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं ना। जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उनको डिफ्यूजर रेडिएशन बोल रहा है वो। ठीक। अभी इसे आगे देखेंगे समझेंगे। और नेक्स्ट दूसरी कौन सी है? द सोलर रेडिएशन दैट्स रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ विदाउट बीइंग डिफ्यूज्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन। जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही और डायरेक्ट अर्थ तक आ रही है, उसको हम डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन बोल रहे हैं। द सन ऑफ डिफ्यूजर एंड डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। अब टोटल को क्या बोल देंगे? जो रिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्यूज हो रही है और डायरेक्ट बीम आ रही है जो अर्थ तक, उसको हम टोटल रेडिएशन बोल रहे हैं, या ग्लोबल सोलर रेडिएशंस बोल रहे हैं। ठीक। इसका पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये कुछ एब्जॉर्ब हो गई यहाँ पे, इस क्लाउड ने एब्जॉर्ब कर ली कुछ, और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। कुछ जो डायरेक्ट बीम थी वो डायरेक्ट आ गई, है ना। ये डायरेक्ट रेडिएशन इसने दिखाया हुआ है, ये डार्क से डायरेक्ट रेडिएशन दिखा रहा है इसमें। तो ये डायरेक्ट आ गई, बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना एब्जॉर्ब हुए, ये डायरेक्ट आ रही है अर्थ तक, नीचे तक, है ना। कुछ डिफ्यूज हो गई, ये डिफ्यूज रेडिएशन दिखा रहा है डॉटेड। ये देखो कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ डिफ्यूज हो गई, ये यहाँ तक डायरेक्ट आई, बट उसके बाद ये डिफ्यूज हो गई, है ना। ऐसे एयर मॉलिक्यूल से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीजें उसने दिखाई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अर्थ की बात करते हैं अब इसकी, कि ये अर्थ जो रिवॉल्व हो रही है सन के चारों तरफ और रोटेट हो रही है अपने एक्सेस पर, है ना। अब क्या हो रही है? ये एक तो रिवॉल्व हो रही है सन के चारों तरफ, यहाँ ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ ये रिवॉल्व हो रही है, और इसका अपने एक्सिस पे रोटेशन भी है अर्थ का, ये यहाँ अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रही है। तो एक तो रोटेट हो रही है अपने एक्सिस पे, और एक सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। ठीक। तो इसको हम समझे हैं। ये देखिए, फॉर लोकेशन एट द नॉर्थ ऑफ 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड। तो अगर यहाँ पे
यहाँ पे अगर अर्थ है, ये अर्थ अगर यहाँ पे है, तो ये सन के डायरेक्ट परपेंडिकुलर आ रहा है ना। अगर हम हमारी कंट्रीज की बात करें, यानी कि एशियन कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ अगर जो भी कंट्री आ रही है यहाँ पर इस एरिया में, तो यहाँ डायरेक्ट रेडिएशन आएगा यहाँ पे, है ना, डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पड़ेगी। तो यहाँ टेम्परेचर हैवी होगा इन दिनों। यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो June 21 यहाँ टेम्परेचर हाईएस्ट होगा इस दिन, है ना, समर में। तो ये क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ये एरिया कहाँ आ रहा है, डायरेक्ट सन के परपेंडिकुलर आ रहा है 23.5 डिग्री पर, है ना। और ये क्या होगा, देखो, ये मोस्ट इंटेंसिव होगा, है ना। और ये अपर लेटीट्यूड होगा। क्या होगा ये एरिया, ये अपर लेटीट्यूड में आ गया। अब ये फर्दर जब मूव करेगी यहाँ पे, ये आगे इस साइड जब मूव करेगी, तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आ रही है, और साथ में इसके एक्सिस पर ये रोटेट भी हो रही है। तो जो कंट्रियां यहाँ आ रही थी वो धीरे धीरे ऑफसेट होती जाएंगी, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ऑफसेट होती जाएंगी। और ये 21 सितंबर दिखा रहा है ना, यहाँ से फिर टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ठंडों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा इंडिया की अगर मैं बात करूं। तो ये यहाँ से थोड़ी सी ऑफसेट हुई, अब जो कंट्री है वो यहाँ कहीं नहीं आ रही होगी, थोड़ी सी ऑफसेट हो रही होगी। अब ये रोटेट होके फिर दोबारा यहाँ आएगी, तो यहाँ टेम्परेचर सबसे कम हो जाएगा, है ना, December 21 में। क्योंकि अब वो कुछ इस साइड आ चुकी होगी, जो भी कंट्रियां इस साइड आ रही हैं उनका टेम्परेचर, यहाँ गर्मी कम हो जाएगी। जो कंट्रियां यहाँ, है ना, जो आउटर है, यहाँ यहाँ पे जो भी कंट्री आ रही होंगी, तो वहाँ टेम्परेचर हैवी रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक, अब ये वापस यहाँ आएंगी, तो ये यहाँ से ठंडों से गर्मियों की तरफ आप बढ़ना फिर दोबारा शुरू हो जाओगे, ये एक्सिस पर रोटेट होती चली जाएगी। तो ये March 20 के बाद फिर गर्मियां आना शुरू हो जाएंगी। तो ये साइकिल प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ अपर, ये देखो, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, तो ये अपर लेटीट्यूड की बात कर रहा है, यहाँ लोअर लेटीट्यूड हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे कुछ बिहेव करेगा। तो चलिए अब इसके हम पहले डाउट्स ले लेते हैं, इसके हम सारे डाउट्स ले लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।